हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो रही होगी। आज हम फिर से कुछ इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री के एमसीक्यूज लेकर आए हैं आपके लिए, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले दो पॉइंट्स पे डिस्कस करना चाहती हूँ। फर्स्ट पॉइंट ये, जब आप ये हिस्ट्री के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आप अपने आप को एनालाइज करेंगे, यानी जब आप आंसर्स देंगे और आपको पता चलेगा कि मैंने कितने आंसर राइट दिए और कितने रॉन्ग दिए, तो एक स्कोर मिलेगा और स्कोर से आपको पता लगेगा कि आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक वापस पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा या नहीं, या आंसर से पता चल जाएगा कि आपको क्या रिवाइज करना है और क्या आपको नहीं करना है। सेकेंड पॉइंट है वो हमारे लिए कि हमारा एम ये रहेगा कि सिर्फ एमसीक्यू का आंसर देकर हम यहाँ से चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये लेक्चर इस तरीके से बनाया जाएगा जिसमें आपको क्वेश्चन समझाया जाएगा, क्वेश्चन के रिलेटेड जो भी होगा है ना वो आपको समझाया जाएगा, और साथ ही में ऑप्शन समझाए जाएंगे, सही आंसर क्या है और क्यों है ये भी समझाया जाएगा। तो एक डिटेल लेक्चर रहेगा। सिर्फ एमसीक्यू का आंसर देना हमारा एम नहीं है, क्वेश्चन समझाना है और आपको यहाँ से याद करवा के जाना हमारा एम रहेगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है कि द टर्म परिषद इन अर्ली वैदिक पीरियड प्राइमरली रेफर टू, यानी अर्ली वैदिक पीरियड में एक टर्म यूज होता था जिसका जो टर्म है परिषद, तो वो किस लिए यूज होता था, है ना। कब कब होता था? अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर एक टर्म यूज होता था परिषद, वो कब यूज होता था? ऑप्शन ए में कहा है अ टाइप ऑफ सैक्रिफिशियल अल्टर। क्या ये एक टाइप ऑफ सैक्रिफिशियल अल्टर था जिसके लिए परिषद यूज किया जाता था? ऑप्शन बी है अ ट्राइबल असेंबली और काउंसिल। क्या परिषद एक ट्राइबल असेंबली, यानी जो पंचायत जैसे होता है सब लोग इकट्ठे होते हैं, उस तरीके की काउंसिल्स या असेंबलीज के लिए परिषद यूज किया जाता था? या फिर सी अ टैक्स कलेक्टर, यानी एक टैक्स जिसे कलेक्ट किया जाता था या फिर एक काइंड ऑफ टैक्स था जिसके लिए यूज किया जाता था? और डी है अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट। क्या एक फोर्टिफाइड सेटलमेंट को परिषद कहा जाता था? तो इसका सही आंसर आप कमेंट सेक्शन में देते जाइएगा और लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि आपने कितने आंसर्स राइट किए। ओके, सो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन बी। अब देखिए, आपको पता ही चल रहा है कि परिषद, परिषद आज भी हम कहीं यूज करते हैं ना, ये परिषद है ना। परिषद के लिए जैसे असेंबलीज होती हैं, तो आपको परिषद से इनडायरेक्टली पता चलता है कि असेंबली, तो ये एक ट्राइबल की असेंबली और काउंसिल होती थी जिसके लिए अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर परिषद यूज किया जाता था। बाकी कोई सैक्रिफिशियल अल्टर, टैक्स कलेक्टर और फोर्टिफाइड सेटलमेंट ये नहीं था। परिषद एक इंपॉर्टेंट असेंबली थी अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो डिक्लाइन हुआ वो क्यों हुआ, उसके पीछे कई सारे रीजंस हैं हमें पता है, लेकिन यहाँ पर जो आपको 4 ऑप्शंस दिए जा रहे हैं उसमें आपको बताना है कि कौन सा रीजन है जिसकी वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दे रखा है कंटिन्यूअस फॉरेन इन्वेजन फ्रॉम द वेस्ट, यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए खत्म हो गया, इसलिए डिक्लाइन हुआ क्योंकि वेस्ट से, वेस्ट यानी नॉर्थ वेस्ट इंडिया से कंटिन्यूअसली इन्वेंशन हो रहा था, यानी हमले हो रहे थे, आक्रमण हो रहे थे, इसलिए। बी है ड्रास्टिक क्लाइमेटिक चेंज एंड पॉसिबली लीडिंग टू डिस्कलेशन और फ्लडिंग, यानी क्या क्लाइमेट के अंदर ड्रास्टिकली यानी बहुत चेंज होने की वजह से और फ्लड की वजह से जो थे हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुई थी। सी इंटरनल सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड रिवॉल्ट्स, क्या सोसाइटी के अंदर हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर इंटरनल रिवॉल्ट्स हो रहे थे, इसी वजह से डिक्लाइन हो गया। और डी एक्सटेंसिव ट्रेड कोलैप्स विथ मेसोपोटामिया, क्या मेसोपोटामिया के साथ में ट्रेड जो था वो बहुत कोलैप्स हो गया था, यानी डिक्लाइन होने की वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गई। तो आंसर जो सही है वो क्या है? ऑप्शन बी जो है उसका करेक्ट आंसर है, यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन इसलिए हुई, ऐसा माना जाता है, ऐसा बिलीव किया जाता है कि क्लाइमेट के अंदर काफी ड्रास्टिक चेंज आया और फ्लड होने की वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुई थी। उस टाइम पे कोई
वेस्ट से इन्वेंशन ज़्यादा नहीं हुए थे और सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जैसी भी कोई चीज़ नहीं थी, और मेसोपोटामियन के साथ ट्रेड भी डिक्लाइन इतना ज़्यादा नहीं हुआ था। यहाँ पर एक्सटेंसिव ट्रेड लिखा है, ओके, तो वर्ड्स भी आपको फोकस करना है। क्वेश्चन थर्ड है, द कॉन्सेप्ट ऑफ पंच महाव्रत 5 ग्रेट वॉर्स इज एसोसिएटेड विथ विच रिलीजन्स, यानी कॉन्सेप्ट था पंच महाव्रत यानी 5 ग्रेट वॉर्स का, वो कौन से धर्म यानी रिलीजियस के एसोसिएटेड था। ऑप्शन 1 है बुद्धिज्म, बी जैनिज्म, सी हिंदुइज्म और डी आजीविकास। ओके, तो ये 4 ऑप्शन है। राइट क्या है? ऑप्शन बी जो है इसका राइट है, यानी जैनिज्म इसका राइट आंसर है। यानी जो पंच महाव्रत होते हैं, जिसे वॉव्स यानी कसम कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि मैं ये नहीं करूंगा कभी, तो ऐसा पंच महाव्रत होते थे जो जैनिज्म के अंदर होते थे, कि जो भी जैनिज्म ग्रुप अडॉप्ट करता था उस टाइम पे, एंशिएंट टाइम पे, तो उसे ये पंच महाव्रतास जो है वो जो कॉन्सेप्ट है वो उसको करना पड़ता था, यानी 5 ग्रेट वॉर्स इसको लेनी पड़ती थी, इसके बाद वो जैनिज्म में कन्वर्ट हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी वर्क इज प्राइमरी सोर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द मौर्यन पीरियड। यानी ये 4 जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं उसमें जो लिटरेरी वर्क्स हैं वो प्राइमरी सोर्स है, यानी कौन से वो प्राइमरी सोर्स हैं इन चारों में से जो मौर्यन पीरियड के सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस को बताते हैं। तो ऑप्शन 1 है अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य, बी है इंडिका बाय मेगास्थनीस, सी मुद्र राक्षसा बाय विशाख दत्त और डी ऑल ऑफ अबव। तो हम सभी को पता है कि अर्थशास्त्र तो था ही, क्योंकि कौटिल्य उस मौर्यन पीरियड से ही आते हैं। इंडिका बाय मेगास्थनीस, अगर आपने मौर्यन पीरियड देखा होगा तो ज़्यादातर जो एविडेंसेस हैं वो अर्थशास्त्र और इंडिका से लिए गए हैं, और इन्हीं 2 जो लिटरेरी सोर्सेस से हमें पता चलता है कि मौर्यन एम्पायर कैसा था, उस टाइम का सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था। और सी मुद्र राक्षा जो है, जो कि विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया है, वो भी उसी पीरियड का था। तो डी ऑल ऑफ अबव यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, यानी ये तीनों ही मौर्यन पीरियड के सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस को बताते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, द रॉक कट केव्स ऑफ अजंता आर प्राइमरली नॉन फॉर देयर। हम सभी को पता है कि अजंता कहाँ पर है, तो जो वहाँ के रॉक कट केव्स हैं वो प्राइमरली किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? अजंता के जो रॉक कट केव्स हैं वो किस लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन ए स्कल्पचर डिपिक्टेड द लाइफ ऑफ शिवा, क्या शिवा के लाइफ से रिलेटेड स्कल्पचर डिपिक्टेड है उसमें, इसीलिए। बी एक्सक्विस्ट मृणाल डिपिक्टिंग जटाका टेल्स, क्योंकि वहां पर मृणाल्स की जो जटाका टेल्स है उनके मृणाल्स बने हुए हैं बड़े बड़े। सी ग्रांड स्तूपास एंड छत्यास, क्योंकि वहां पर बहुत सारे स्तूपास और छत्यास बने हुए हैं, इसलिए ये प्राइमरली अजंता बहुत ही वो है। और डी इंस्क्रिप्शन ऑफ मयूरियन एम्पायर, क्या मयूरियन एम्पायर के यानी मौर्यन एम्पायर के इंस्क्रिप्शन के लिए ये जाना जाता है। तो हमें पता है कि ऑप्शन बी जो है वो राइट है, यानी जो अजंता है वहां पर काफी जटाका टेल्स के जो स्कल्पचर्स हैं और जो मुराल्स हैं वो बने हुए हैं, जिसकी वजह से वहां के रॉक कट केव्स हैं वो बहुत ज्यादा फेमस है, और प्राइमरली अजंता उसी के लिए जाना जाता है, जटाका टेल्स के लिए। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म ग्रामनी इन अर्ली वैदिक पीरियड डिनोटेड, यानी जो ग्रामनी शब्द था अर्ली वैदिक पीरियड में उसका क्या अर्थ था, किसके लिए था? ऑप्शन है चीफ प्रीस्ट, क्या जो प्रीस्ट होता था, चीफ प्रीस्ट होता था विलेज का, उसके लिए। बी द हेड ऑफ विलेज, क्या वो विलेज का हेड होता था। सी अ वॉरियर चिफ्टन, क्या वो एक वॉरियर चिफ्टन था। और डी अ जुडिशियल ऑफिसर, क्या वो एक जुडिशियल ऑफिसर था। तो देखिए इसमें एलिमेंट कैसे करेंगे आप, सबसे पहले प्रीस्ट चीफ तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ग्रामीणी जो शब्द है वो ग्राम से जुड़ा हुआ है। ओके, तो आपको ग्राम से एक तो ये चीज पता चल गई कि विलेज है। देन आफ्टर सी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वॉरियर चिफ्टन को हम ग्रामणी तो नहीं बोलेंगे, अगर वॉरियर चिफ्टन है उसको हम सैनिक या सेनानी बोलेंगे ऑब्वियसली। और डी अ जुडिशियल ऑफिसर, तो अर्ली वैदिक पीरियड में जुडिशियल ऑफिसर नहीं था, प्रीस्ट ही जो था वो जुडिशियल ऑफिसर के तौर पे काम करता था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है अ हेड या द हेड ऑफ अ विलेज जो है, ग्रामीणी शब्द हेड ऑफ विलेज के लिए यूज होता था। Which of the following period saw the emergence of concept of देवकुल यानी cult of descending kings
एज सीन इन मथुरा, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड, ये जो फॉलोइंग पीरियड्स दे रखे हैं ABCD, उनमें से किस पीरियड के अंदर या फिर कौन से पीरियड के अंदर एक कॉन्सेप्ट था देवकुला यानी कल्ट ऑफ डिसेंडेड किंग्स जो था वो देखा गया था मथुरा के अंदर। तो ए मयूरियन एम्पायर, मौर्यन एम्पायर सॉरी, बी सुंगा पीरियड, सी खुशना पीरियड और डी गुप्ता पीरियड। तो इसका सही आंसर जो है वो है सी, यानी खुशना पीरियड के टाइम पे, जो कि मथुरा के अंदर देवकुला यानी कल्ट ऑफ डिसेंडिंग किंग एक कॉन्सेप्ट था जो चलता था। तो खुशना पीरियड के टाइम पे मथुरा के अंदर देवकुलता था, ओके, कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट है द पुराणास एज अ सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री आर मोस्ट वैल्यूएबल फॉर, द पुराणास एज अ सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री आर मोस्ट वैल्यूएबल फॉर, यानी जो पुराणास थे वो एक एंशिएंट इंडिया का सोर्स है हमारे लिए, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का सोर्स है जहां से हमें काफी कुछ पता चला है पुराना से। तो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल वो किस चीज के लिए है? ऑप्शन ए डिटेल पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ स्पेसिफिक डायनेस्टी, क्या ये एक जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है डायनेस्टीज की उसको डिटेल से बताता है। बी जीनियोलॉजिकल अकाउंट ऑफ रॉयल डायनेस्टीज, क्या ये जेनियोलॉजिकल अकाउंट बताता है रॉयल डायनेस्टीज की। सी एक्यूरेट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ एन इवेंट, क्या वो एक्यूरेट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बताता है इवेंट्स का। और डी इंसाइट इनटू हड़प्पन स्क्रिप्ट, क्या हड़प्पन स्क्रिप्ट के बारे में बताता है। तो पुरानास जो है वो एक जियोलॉजिकल है ना, जीनियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है रॉयल डायनेस्टी का, जो जितनी भी रॉयल डायनेस्टीज है उसके बारे में डिटेल से बताता है, ओके। नेक्स्ट है which of the following statement about the Mahabharat is correct, which of the following statement about the Mahabharat is correct, यानी ये 3 और 4 आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, उसमें से महाभारत के बारे में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ए इट इज अ प्राइमरली अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट, बी इट्स contained philosophical discourse like the Bhagavad Gita, C it was entirely composed in the Rig-Vedic period, or D its central theme is the unification of Ganga plain under one empire। तो आप सभी को पता चल गया होगा भगवत गीता का नाम सुनकर महाभारत का स्टेटमेंट करेक्ट ही होगा। सो इट कंटेन फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स लाइक अ भगवत गीता, ओके। नेक्स्ट है द आयरन पिलर एट मेहरौली दिल्ली इज रिनोव्ड ऑफ इट्स, जो आयरन पिलर है मेहरौली के अंदर दिल्ली के अंदर वो रिनोव्ड कैसे है यहाँ पे बताया आपको ऑप्शन से। ए इंट्रिकेट कार्विंग ऑफ हिंदू डिटीज, क्या उस पे हिंदू डिटीज के बारे में लिखा हुआ है। बी रेसिस्टेंट टू रस्ट इंडिकेटिंग एडवांस मेटलर्जी, क्या आयरन पिलर वहाँ के जो आयरन पिलर की जो एक स्ट्रक्चर जो बना हुआ है उसके लिए जाना जाता है। सी बीइंग अ साइट ऑफ एंशिएंट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन, क्या वो एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन साइट है एंशिएंट पीरियड का। और डी हैविंग अ इंस्क्रिप्शन ऑफ दिल्ली सल्तनत, क्या वहां पर दिल्ली सल्तनत का इंस्क्रिप्शन उसके ऊपर आयरन पिलर पे है। तो देखिए ऑप्शन बी बहुत ही सही है क्योंकि आयरन पिलर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ ही में अपने मेटल यानी मेटल से जो वर्क किया है उसको एक यानी स्पेशल इंडिकेशन देता है। तो रेसिस्टेंस टू रस्ट एंड इंडिकेटिंग एडवांस मेटलर्जी राइट है। इसके बाद हम देखते हैं द फेमस दशवर्त टेम्पल, दश अवतार टेम्पल एट दियोघर नॉन फॉर इट्स इंट्रिकेट स्कल्पचर एंड अर्ली नागरा स्टाइल बिलोंग टू पीरियड ऑफ। तो जो फेमस दश अवतार टेम्पल जो दियोघर के अंदर सिचुएटेड है वो स्कल्पचर जो है और जो नागरा स्टाइल में बनाया हुआ है वो कौन सी डायनेस्टी या फिर कौन से पीरियड में बनाया हुआ है, कौन सी डायनेस्टी के पीरियड का बनाया हुआ है। ए पल्लवा, बी गुप्तास, सी चालुक्यास और डी पल्लवास। तो नागरा स्टाइल के अंदर है तो बी गुप्तास यहाँ पर राइट होगा क्योंकि जो गुप्तास है वो नागरा स्टाइल का काफी कुछ आर्किटेक्चर जो है उन्होंने बनाया है और साथ ही में गुप्ता पीरियड्स में बनाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है द टर्म
समंता इन अर्ली मिडाइवल इंडिया प्राइमरली रेफर टू, यानी जो टर्म समंता यूज किया जाता था अर्ली मिडाइवल इंडिया के अंदर वो किस लिए था? अ टैक्स कलेक्टर अपॉइंटेड बाय किंग, क्या वो एक किंग के द्वारा जो टैक्स कलेक्टर पर्सन होता था, जो टैक्स कलेक्ट करता था उसको? बी अ ट्रिब्यूटरी चिफ्टन और फ्यूडिटरी रूलर, क्या एक चिफ्टन था और फ्यूडिटरी रूलर था जिसे समंता कहा जाता था? सी अ गिल्ड ऑफ मर्चेंट, क्या एक ग्रुप ऑफ मर्चेंट होता था उसे? और डी अ स्पिरिचुअल गुरु, क्या एक स्पिरिचुअल गुरु को कहा जाता था? तो यहाँ पर भी ऑप्शन बी राइट है, यानी एक ट्रिब्यूटरी चिफ्टन और फ्यूडिटरी रूलर होता था जिसे समंता कहा जाता था। ओके, ट्रिब्यूटरी चिफ्टन था यानी चीफ था वो। नेक्स्ट है द फेमस बृहदेश्वरा टेम्पल एट तंजावुर वॉज बिल्ड बाय विच चोला रूलर? बहुत ही इजी, काफी पूछा जाता है ये तो। राजा राज वन, राजेंद्र वन, परंटका वन और कोलुनटुंगा। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट है, यानी राजा राज वन ने बृहदेश्वर टेम्पल जो कि तंजावुर में है, जो कि चोला डायनेस्टी के रूलर हैं, उन्होंने बनवाया था, जो कि बहुत ही फेमस टेम्पल है। 14th क्वेश्चन है द बैटल ऑफ तरेन 1191 से 1192 2 साल में ये हुआ बैटल ऑफ तरेन, वर फोर्थ बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड किन दो के बीच में हुआ था? एक तो पृथ्वीराज चौहान के बीच थे और दूसरे कौन थे यहाँ पर पूछा गया बैटल ऑफ तराइन में? मोहम्मद ऑफ गजनी, मोहम्मद ऑफ गौरी, बाबर और अहमद शाह अब्दाली। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में बैटल ऑफ तराइन हुआ था 1191 और 1192 के अंदर। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, बैटल ऑफ तरेन याद रहेगा। इसके बाद है द अल बिरूनी किताब उल हिंद प्रोवाइड्स वैल्यूबल इंसाइट इनटू, यानी अल बरूनी के द्वारा एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था किताब उल हिंद, वो किस चीज का वैल्यूबल इंसाइट और सोर्स प्रोवाइड करती है? ए द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ दिल्ली सल्तनत, क्या वो दिल्ली सल्तनत की इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में बताती है? बी इंडियन सोसाइटी साइंस एंड रिलीजियस ऑफ 11th सेंचुरी, क्या 11th सेंचुरीज के साइंस, सोसाइटी और रिलीजियस के बारे में बताती है? द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ चोला एम्पायर, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बताती है चोला एम्पायर का? और डी द मिलिट्री टैक्टिक्स ऑफ गजनविद, क्या मिलिट्री टैक्टिक्स के बारे में बताती है जो गाजनविदी एम्पायर में यूज होती थी? तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा कि जो अल बरूनी की किताब उल हिंद है वो इंडिया की सोसाइटी के बारे में, उसकी साइंस और रिलीजियस के बारे में बताती है जो कि 11th सेंचुरी में थे। तो अल बरूनी जो थे वो मोरक्को से आए थे, यहाँ पर उन्हें लाया गया था और फिर यहाँ पर आकर उन्होंने हिंदी सीखी थी और हिंदी सीखने के बाद में उन्होंने इंडिया की सोसाइटी, यहाँ की साइंस और उनके यहाँ के रिलीजियस के बारे में लिखा था। और बहुत अच्छे से हमें यहाँ एक सोर्स प्रोवाइड होता है जहाँ से हमें इंडियन हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग सल्तनत ऑफ दिल्ली इज नॉन फॉर इंट्रोड्यूसिंग द टोकन करेंसी सिस्टम दैट लार्जली फेल्ड, है ना? तो सल्तनत ऑफ दिल्ली जो थी उनमें से वो कौन सा राजा था या फिर हम कह सकते हैं सुल्तान था जिसने टोकन करेंसी सिस्टम इंट्रोड्यूस की थी जो मोस्ट ऑफ फेल्ड थी? ए इल्तुतमिश, बी गयासुद्दीन बलबन, सी मोहम्मद बिन तुगलक और डी फिरोज शाह तुगलक। तो ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन सिस्टम स्टार्ट किया गया, उन्होंने किया था और वो लार्जली फेल्ड हुआ था। इसके बाद है द दीवान अर्ज डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत वाज एसोसिएटेड विद, यानी दीवान अर्ज जो था एक डिपार्टमेंट था और दिल्ली सल्तनत में ऐसे कई अलग अलग डिपार्टमेंट थे जो अलग अलग चीज़ों से एसोसिएटेड थे। तो ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट किससे एसोसिएटेड था? फर्स्ट है फाइनेंस, बी मिलिट्री, सी रिलीजियस अफेयर और डी जस्टिस। अब देखो अर्ज यहाँ पर वर्ड आ रहा है ना, दीवाने अर्ज, तो मिलिट्री से ये रिलेटेड था। तो आप याद रख सकते हैं मिलिट्री के अंदर काफ़ी कुछ अर्ज ही लेनी पड़ती है कि सैनिक जो है हमेशा राजा से पूछता है कि क्या हम ये करें, क्या हम ऐसे करें, क्या हम वैसे करें। तो आप अर्ज से याद रख सकते हैं, एक ट्रिक बता रही हूँ याद रखने की। ओके, इसके बाद है द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार वॉज इनिशिएटेड बाय कुतुब अल दिन ऐबक एंड कंप्लीटेड बाय, यानी जो कुतुब मीनार है वो इनिशिएटेड करवाया गया था कुतुब अल दिन ऐबक के द्वारा और इसको कंप्लीट किसने किया था? ए
रजिया सुल्तान, बी इल्तुतमिश, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही आंसर है बी, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरी तरह से कंप्लीट करवाया था। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्पायर शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम आगरा टू फतेहपुर सिकरी, यानी वो कौन सा मुगल एम्पायर था जिसने कैपिटल जो थी आगरा से फतेहपुर सिकरी क्या कर ली थी, शिफ्ट की थी। ए हुमायूं, बी अकबर, सी जहांगीर और डी शाहजहां। तो अगेन अकबर ऑप्शन बी राइट है। काफी ऑप्शन बी भी हो गए ना, लगभग ऑप्शन बी ही राइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्पायर शिफ्टेड द कैपिटल, तो आगरा से फतेहपुर सिकरी जो था वो किसने करवाया था, अकबर ने करवाया था। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है द टर्म खालसा इन सिक्किम्स was established by the Guru Gobind Singh to signify, तो जो खालसा वर्ड है वो क्या सिग्निफिकेंट करता है सिक्किज्म के अंदर, द स्पिरिचुअल पाथ टू सैल्वेशन, a collective body of initiating Sikhs committed to the martial and spiritual discipline, और C the scared scripture of Sikhism and D a system of land revenue collection। तो अगेन ऑप्शन बी इसका राइट है, a collective body of initiated Sikhs कमिटेड टू अ मार्शल और स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। तो आज का यहीं पे खत्म होता है हमारा लेक्चर। आपने कितना स्कोर किया ये हमें बताना, और कितने आपने सही आंसर दिए उसको बताना, और जो गलत दिए हैं उन टॉपिक को वापस रिवाइज करना, फिर से इस लेक्चर को देखना, और अगर सारे फिर राइट होंगे तो फिर आपकी प्रिपरेशन एकदम सही जा रही है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर काइंड ऑफ वीडियो जो कि हम बनाने वाले हैं इसी तरीके से, और साथ ही में अपने फ्रेंड्स को शेयर कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि और किस टाइप के क्वेश्चन और कौन कौन से सब्जेक्ट के आपको MCQs चाहिए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो उसी पे बनाएंगे। ओके, थैंक यू।